मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान तपेंद्र प्रसाद जी, पूर्व में आईएएस और पूर्व में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रह चुके हैं और सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे जो वर्तमान में सामाजिक न्याय की राजनीति जो हो रही है उसको जो किस तरह से, क्योंकि सामाजिक राजनीतिक न्याय के नाम पे आरोप लगता है कि परिवारवाद की राजनीति होती है और तपेंद्र प्रसाद सर शुरू से ही लोकतांत्रिक संगठन में लोकतंत्र के समर्थक रहे हैं। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो क्लाउड न्यूज़ के सभी दर्शकों का मेरा सादर अभिवादन। सर जिस तरह से आज सामाजिक न्याय की राजनीति पे जो आरोप लग रहे हैं कि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति हो रही है, किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही हुँ, हुँ। 3 न्याय की बात कही गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। हुँ, हुँ। ठीक? सामाजिक न्याय का तो ये बात माना गया कि पूरे देश में हुँ, हुँ। हर पदों पर मतलब जो गैर पॉलिटिकल हुँ, हुँ। पोस्ट हैं, उनमें हर पदों पर समाज के हर तबके के व्यक्ति को होना चाहिए। हुँ, हुँ। और वो इसलिए कल्पना की गई थी कि ये भारत बहुत बड़ा देश है, विविधता का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, धर्म, भाषा, वेशभूषा, कल्चर, सोच, हुँ, दर्शन, हुँ। मतलब मुख्तलिफ तहज़ीब, कल्चर का देश कह लीजिए, बहुत बड़ा देश है। हुँ, हुँ। तो इस बड़े देश में जहाँ इतनी विविधता हो, जब तक विविधता का रिप्रेजेंटेशन हर जगह नहीं होगा, एक यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए। हुँ, हुँ। अखिल पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में हुँ, हुँ। आज हाई कास्ट हिंदूज ही क्यों वाइस चांसलर हों? हुँ, हुँ। आज साढ़े 15 लाख पूरे देश में असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक के पद हैं हुँ, हुँ। और अगर दलित पिछड़ों का उसमें आंकड़ा निकाल दिया जाए तो शायद 1 लाख भी नहीं पहुंच रहा होगा हुँ, हुँ। और उसमें भी कुछ जाति विशेष के लोग हैं। तो सामाजिक न्याय एक बड़ा कंसेप्ट है। हुँ, हुँ। वो था कि इस देश के सभी लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में राष्ट्र के नियति को, भविष्य को, उसको प्रभावित करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए हर जगह उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, उनको भागीदारी महसूस होना चाहिए। हुँ, हुँ। और इससे एक एक मजबूत भारत, एक मजबूत राष्ट्र, एक मजबूत देश का भी निर्माण होता है। क्योंकि जब विविधता का देश है, तो विविधता जहाँ अधिक होगी, उससे देश को मजबूती मिलेगी। अब दुर्भाग्य है कि इस देश के चंद लोग तो चाहते हैं कि सिर्फ सवर्ण जातियों का इस देश में वर्चस्व रहे। हुँ, हुँ। उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई। हुँ, हुँ। तमाम सवर्णों ने भी लड़ाई लड़ी हुँ, सामाजिक न्याय की। हुँ। ऐसा नहीं है सभी सवर्ण नहीं चाहते कि इस देश में सामाजिक न्याय सबको मिले, हुँ, हुँ। क्योंकि अगर ना होता तो इस देश में दलित पिछड़ों की संख्या तो जब संविधान निर्माण हो रहा था बहुत कम थी। हुँ, हुँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब भले संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे ना, ड्राफ्टिंग कमेटी का यह अर्थ हुआ कि संविधान सभा में जो बहस होगी, हुँ, हुँ। बी.एन. राव का जो ड्राफ्ट था, हुँ, हुँ। ड्राफ्ट तो मूलतः बी.एन. राव साहब का था ना, हुँ, हुँ। वो संविधान का मूल प्रारूप था, उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहस करती थी और बाबा साहब का ये दायित्व था कि उस बहस को सुन करके प्रत्येक इस सेक्शन को हुँ, हुँ। रीड्राफ्ट करें, उसमें जो संशोधन अलाउ किया गया है या नई कोई बात कही गई है, तो उसको कायदे से ड्राफ्ट करके प्रस्तुत करें, ये काम था। तो ऐसा नहीं था कि दलित पिछड़े इतना प्रभावित है या बाबा साहब इस स्थिति में तो जो चाहते जो हुँ, हुँ। लिख देते। अगर सवर्ण जातियों के लोग ना चाहते, तमाम जो कांग्रेस का आंदोलन था उसमें दिलो दिल से यानी अंदर से चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो, हुँ, तो हुँ। हर लोगों की देश की भागीदारी हो। हुँ, हुँ। ऐसे लोग भी रहे, इसलिए संविधान के प्रस्तावना में ही सामाजिक न्याय, जो मैंने कहा 3 न्याय की बात आई, वो कोई बात का जोड़ा हुआ नहीं है, वो मूल रूप से संविधान में है। तो मंशा थी लेकिन लागू नहीं किया गया कायदे से। तो लागू नहीं किया गया तो भई स्वाभाविक है उसमें फिर सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन चला, विशेष रूप से लोहिया जी का आंदोलन, समाजवादियों का आंदोलन और तमाम माइक्रो लेवल पर जगह-जगह आंदोलन चले कि भई हमारी भागीदारी होनी चाहिए। तो धीरे-धीरे भई शेड्यूल कास्ट को तो शुरू में ही आरक्षण मिल गया, शेड्यूल ट्राइब को भी मिल गया, पिछड़े जाति को बाद में आरक्षण मिला। हुँ, हुँ। तो वो आरक्षण एक ढंग से राष्ट्र की मुख्यधारा में सभी लोगों को लाने का एक प्रयास है। हुँ, हुँ। लेकिन
ये कोई वन टाइम प्रोग्राम नहीं है। ये इसलिए किया गया था कि जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने लागू किया। जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने आरक्षण लागू किया। और चूँकि वो नाई बिरादरी के थे और पिछड़े समाज के थे, तो उनको एक भय था, उनको एक आशंका थी कि कहीं चंद बड़ी जातियाँ जो आर्थिक रूप से संपन्न है वही पढ़ेंगी, लिखेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि सामाजिक न्याय का पूरा लाभ उन्हीं को मिल जाए, तो उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। बिहार में पूरा वर्गीकरण हो गया। उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य रहा कि सपा की सरकार रही, बसपा की सरकार रही। इन लोगों को ये सामाजिक न्याय की यात्रा और आगे बढ़े, इसमें कोई रुचि नहीं थी। इसीलिए आज एससी का भी आरक्षण चंद जातियों तक सीमित है और बीसी का भी आरक्षण चंद जातियों तक सीमित है। तो एक तो सामाजिक न्याय का ये मुद्दा है कि हर जात बिरादरी को उसमें इस देश की मुख्य धारा में आने के लिए हर जगह समावेश होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भई भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वो नहीं कर रही। अभी जो कौन सा आयोग था, राघवेंद्र, जस्टिस राघवेंद्र समिति ने रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई। औरत, पिछड़ी जातियाँ, कमज़ोर जातियाँ हैं। वोट के मामले में तो बहुत ज़्यादा हैं। उनका लगभग 36% के आसपास जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ये 36% उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करते हैं और जब उत्तर प्रदेश की राजनीति यानी देश की भी राजनीति तय करते हैं। लेकिन अब ये 36% जातियाँ इस स्टेज में नहीं है, टुकड़ों छोटी-छोटी संख्या वाली हैं कि कोई सम्मिलित रूप से एक बड़ा आवाज़ बन सकें, सड़क पर उतर कर संघर्ष कर सकें, उतनी शिक्षित भी नहीं हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। तो ये लड़ाई तो नहीं लड़ पा रही हैं, लेकिन इनकी लड़ाई कोई लड़ने वाला भी नहीं है। दुर्भाग्य है, बीजेपी से उम्मीद थी, वो भी नहीं लड़े और जिनसे उम्मीद थी उन्होंने तो लागू ही नहीं किया। भई बसपा की भी सरकार रही, बहन मायावती जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही, सपा की सरकार रही, उन्होंने भी लागू नहीं किया। और ऐसे पूरे देश में कांग्रेस की सरकार रही, पहले तो उसने 27% देने आरक्षण ही देने में आनाकानी की। सभी जानते हैं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस ठंडे बस्ते में डाली रही। आज कांग्रेस को बड़ा पिछड़ों का प्रेम उमड़ रहा है। ये वही कांग्रेस है जो पिछड़ों के आरक्षण को ठंडे बस्ते में डाली रही और शायद गैर कांग्रेसी सरकार बीपी सिंह की न बनी होती तो ये 27% आरक्षण भी न लागू होता। लेकिन उस समय भी अब बीपी सिंह के अंदर तो वो बात थी नहीं, उनको तो ये था कि भाई हम 27% आरक्षण दे रहे हैं। हमारे जो पिछड़े वर्ग के नेता थे, उनको सामाजिक न्याय की चिंता होनी चाहिए अगर वो दावा कर रहे हैं, वो सामाजिक न्याय के झंडावरदार हैं, तो उनको ये चिंता होनी चाहिए ना कि ये मंडल आयोग की संस्तुतियों को भी जो 27% आरक्षण दिया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका हश्र वही हो कि चंद जातियों को लाभ मिल जाए। तो वो चाहते तो वर्गीकरण कर देते और तमाम राज्यों में पिछड़े और दलित आरक्षण को, एससी, एसटी के आरक्षण को, बैकवर्ड के आरक्षण को वर्गीकृत किया जा चुका है। चंद राज्य बचे हुए हैं, बाकी सब जगह मतलब काफ़ी राज्यों में वर्गीकरण। चाहते तो ये भी वर्गीकरण, जैसा कि दावा करते हैं ना ये लोग कि हम मंडल आयोग लागू करवा दिए। तो भाई आप हमारे भी आदर्श हो जाते कि भाई हमने मंडल आयोग वर्गीकरण के साथ लागू कर दिया। वो सामाजिक न्याय जैसे मिलना चाहिए सबको मिल जाता। लेकिन किसी को उस समय भी चिंता नहीं रही। अब आज जैसे जातिगत जनगणना की बात हो रही कि सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना अरे भाई जनगणना की संख्या तो 1931 की जनगणना उपलब्ध है। ऑलमोस्ट उसी के पास 1-2% लेकर के सबकी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। तो जनसंख्या तो आपको पता है, ज्ञान तो है, उस ज्ञान का उपयोग क्या हो रहा है? फिर जनगणना हो जाएगी, उसका क्या उपयोग होगा? भाई आज मगर भी जनसंख्या जो है उसका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। जनसंख्या एका-दो आगे पीछे होगा, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या उपयोग हो रहा है? 1931 की जनगणना है, उसी के आधार पर मंडल आयोग लागू हुआ, तब भी वर्गीकरण नहीं हुआ। यानी जिस जनगणना के आधार पर ये कहते हैं कि भाई पहले जनगणना हो जाए, ये पता चले कि क्या स्थिति है, तब हम वर्गीकरण पर सोचेंगे। अरे ये बताओ, जब उसी जनगणना पर मंडल आयोग लागू हो सकता है, तो उसी जनगणना पर आरक्षण का वर्गीकरण क्यों नहीं हो सकता? सर, वर्गीकरण में एक बात उठ के आती है कि आप बाँटने का काम कर रहे हैं। वर्गीकरण में कहा जाता है कि आप बाँट रहे देखिए, हैं। ये तो वही लॉजिक है जो सवर्ण जातियाँ जब आरक्षण लागू हुआ था, तो कहा कि ये देश को बाँटने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को बाँट रहे हैं। देश को बाँट रहे हैं, हिंदू समाज को क्या, समाज को बाँट रहे हैं। तो देखिए, जो सामाजिक न्याय की धारणा है, वो कोई ये सरकारी नौकरियाँ या पद प्रतिष्ठा कोई बँटवारा नहीं है। ये देश की
राष्ट्र की मुख्य धारा में आप भी अपने को महसूस करें। ये कोई नौकरी देने का माध्यम नहीं है। कितनी नौकरियां हैं इस देश में? 40 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए, 40 करोड़ लोगों को। और सरकारी नौकरी पूरे देश में राज्य और केंद्र सरकार की मिलाकर कितनी है? 2 करोड़। ये तो सिर्फ 2 करोड़ नौकरियों में हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं ना। 38 करोड़ तो फ्री फॉर ऑल है ही है। जहाँ की जिसके पास धन है, जिसके पास शिक्षा, वही तो पा रहा है। वहाँ तो ये पूरा तबका वंचित ही है। लेकिन ये सरकारी नौकरियां, जैसे आपका आदमी पुलिस हो जाता है, दरोगा हो जाता है, एसडीएम हो जाता है, कलेक्टर हो जाता है, एसपी हो जाता है, वाइस चांसलर हो जाता है, प्रोफेसर हो जाता है, तो ये उस समाज का सशक्तिकरण होता है, समाज को जागरूक भी करते हैं और एक देश में बेहतर सामाजिक न्याय का वातावरण बनता है। तो ये तो जो पिछड़ों में अगड़े हो गए हैं, माने पिछड़ों में जो नए सामंत, राजनीतिक सामंत पैदा हो गए। एक तो सवर्ण जातियों वाले सामंत थे, उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, काफी जगह रिप्लेस हो गए वो। अब ये नए सामंत पैदा हो गए। तो ये नए सामंत ये तर्क दे रहे हैं कि भाई इससे विभाजन होगा। विभाजन क्यों होगा भाई? आप बड़े भाई हो, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आपको, आप सामाजिक न्याय के झंडावरदार हैं, आपको खुद शऊर होना चाहिए कि भाई छोटे भाई को अगर अन्याय हो रहा है और तमाम भाइयों को अन्याय हो रहा है तो उनको खुद बांट दीजिए। खुद भाई, जैसे एक घर में ही हो, अगर बड़ा भाई 100 बीघे जमीन हो और 90 बीघे बड़ा भाई जोत ले तो क्या होगा? विद्रोह होगा कि नहीं घर में होगा? क्यों? वही समाज में बात है। तो आज वर्तमान समय में जो बात हो रही है सामाजिक न्याय, क्या वो वर्तमान समय में वो दिख रहा है राजनीति, या फिर वर्तमान समय में कौन लोग हैं जो सामाजिक न्याय की बात कर सकते देखिए ऐसा है, एक तो हुआ बात करना, हैं? हाँ, हाँ। एक हुआ बात को आप लागू कैसे करेंगे। हाँ। बातें तो बड़ी-बड़ी हो रही हैं। मेरा ये कहना है कि आप 1000 चाहिए लिख लीजिए, 1 लाख चाहिए लिख लीजिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। 1 लाख आप समस्याएँ लिख दीजिए, ये है, ये है, ये है, ये है। अब 1 लाख चाहिए या 10-20 चाहिए या 1 भी चाहिए, तो उस चाहिए को पूरा कौन करेगा? सत्ता पूरा करेगा ना। 1 लाख कमियाँ हैं, उस कमियाँ को दूर कौन करेगा? सत्ता करेगा ना। तो जब आप सत्ता पर बैठने की स्थिति में ही नहीं हैं, तो उसके बारे में चर्चा करते रहिए। आपको मिलने वाला क्या है? भई, इस देश में अगर आपको आरक्षण बढ़वाना है, जैसे ये लोग कहते हैं कि भाई आप वर्गीकरण की बात करते हैं, हम तो चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू हो जाए। अरे बड़ी अच्छी बात है, बड़ी रोमांटिक बात है, बड़ी सुहानी बात है। लेकिन वो लागू तो केंद्र सरकार करेगा ना। तो क्या केंद्र सरकार में दलित पिछड़ों को बैठने की कोई दूर-दूर तक कहीं गुंजाइश दिख रही है? नहीं दिख रही है ना। तो आप जब सत्ता में आने की आपकी हैसियत ही नहीं है, और केंद्र की सत्ता माने देश की सत्ता। देश की सत्ता, देश की सत्ता के लिए देश की पार्टी चाहिए। पार्टी माने राष्ट्रीय पार्टी। और अगर राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, देश की पार्टी बनाएँगे, तो कुएँ के मेढक बन करके एक जाति, एक परिवार की पार्टी से तो हम नहीं देश के नेता बन जाएँगे ना। कौन नेता मान लेगा? भई, किसी जाति का नेता, किसी जाति का नेता कितना भी स्टेटस का हो, क्या उसको सभी लोग अपना नेता आज मान लेंगे? आप तो बता क्या दो। ऑप्शन होना चाहिए फिर? ऑप्शन यही होना चाहिए कि इस देश में सामाजिक न्याय की, देखो एक राजनीतिक न्याय की बात वहीं कही गई, 3 न्याय की बात कही गई। हम आर्थिक न्याय भी तभी ला पाएँगे जब हम सत्ता में आएँगे। लेकिन राजनीतिक न्याय के लिए हम 5 साल में लड़ाई लड़ लें तो राजनीतिक न्याय हमें प्राप्त हो जाएगा। अब उसके लिए ज़रूरी है आप लोकतांत्रिक पार्टी बनाओ, जिसके लिए कोई तैयार नहीं है। भाई, लोकतांत्रिक पार्टी की जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं भाई चुनाव आयोग से मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है, तो लोकतंत्र 5 साल बाद हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है। अब चुनाव तो हो रहा है, हो गए, रामलाल हो गए, फिर हो गए, फिर रामलाल हो गए, फिर रामलाल हो गए, फिर रामलाल मर गए, रामलाल के लड़के बिहारी लाल हो गए, श्यामलाल हो गए। तो एक एक फर्जी, ये भी लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है ना, ये तो लोकतंत्र के नाम पर एक बेवकूफ़ बनाना हुआ लोगों को। सब पढ़े लिखे लोग हैं। लोकतंत्र में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन और समावेश। जहाँ परिवर्तन नहीं है, जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री नहीं बदल रहा है, हाँ, जहाँ विधायक नहीं बन रहे हैं, एमपी नहीं बदल रहे हैं, जहाँ सबका समावेश नहीं है। लेकिन दोनों चीज़ ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं समावेश तो है भाई, दिखा देंगे, जैसे मान लो कोई दल है क्षेत्रीय, दिखा देंगे भाई, मान लो एक जात विशेष की पार्टी है, एक परिवार विशेष की पार्टी है। उन्होंने 2 ठो इस बिरादरी का ले लिया, 2 ठो इस बिरादरी का, 1 ठो इस बिरादरी का, एक को एमएलसी बना दिया, एक को किसी को टिकट दे दिया, एक को एमपी, एक को मंत्री बना दिया, एक को दर्जा
वाला कुछ अपना दे दिया अगड़म बगड़म, तो वो उसको मंच से गिनाते रहते हैं कि देखो पंचो, हम तो बड़े सामाजिक न्याय के पुरोधा, हमारे यहाँ है ना ये रामलाल फलाने, रामलाल इस जात के, बिहारी लाल इस जात के, अनोखे लाल इस जात के। तो ये लोकतंत्र नहीं हुआ। लोकतंत्र में जैसा मैंने कहा 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है, बदलाव और समावेश, यानी चेंज एंड इंक्लूजन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अगर आप इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं डेवलप कर रहे हैं तो सामाजिक न्याय की भी कोई बात बेकार है। देखिए, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय दोनों एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए हैं, और आज जो जातियां राजनीतिक रूप से सशक्त हैं वही सारा लाभ ले जा रही हैं। हाँ, और दुर्भाग्य यह है कि जो जातियां लाभ नहीं पा रही हैं वो भी कोई राजनीति इस प्रकार की सामूहिक नहीं विकसित कर पा रही हैं। और सामूहिक राजनीति तभी विकसित होगी दलित पिछड़ों की जब ये व्यक्ति, परिवार और जाति से ऊपर उठेंगे। भाई, हर जाति हर क्षेत्र में तो नहीं है, ठीक? तो जो जाति जिस क्षेत्र में है वहीं का तो नेता होगा वो। जैसे जाटो बिरादरी पंजाब और उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में भी बसपा नहीं शुरू में था, अब खत्म हो गई। भाई, बिहार में तो बसपा नहीं पनप सकती क्योंकि 7% वहाँ पासवान है, दुसाध, और 7% जाटव है, वहाँ नहीं मध्य प्रदेश में नहीं पनप सकती क्योंकि वहाँ आदिवासी की संख्या ज़्यादा है। तो अगर आप एक परिवार की पार्टी बनाएंगे, एक जात की पार्टी बनाएंगे, तो आपकी औकात वहीं या अस्तित्व वहीं होगा जहाँ आपकी जाति है, और जात के अतिरिक्त बाकी क्यों मान लेंगे? शुरुआत में मान लेते हैं, जैसे बसपा ने मान लिया, बसपा ने बहुजन की बात कही, हमारे और नेताओं ने पिछड़ों की बात कही, सामाजिक न्याय की बात कही, तो लोगों ने कहा जैसे भाई ये बड़ी बात कर रहे हैं, चलो इनके पीछे लग लो। बाद में पता चला कि ये तो सब मुखौटा था, इनका असली उद्देश्य अपने परिवार और अपने जात की पार्टी बनाना। मतलब वर्तमान में जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो जो अपने जात और परिवारवाद की बात कर रहे हैं। ऐसा है, देखिए, कभी-कभी अब राजनीति में कुछ नारे नहीं देंगे, कुछ मंच की बात नहीं रहेगी, तो उनको नेता कौन मानेगा? तो वो पिछड़ों का नेता बनने के लिए सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। पिछड़ों का नेता बनने के लिए पिछड़ों की जाति की जनगणना की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि भाई जनगणना तो है ना 1931 की, पहले उसी आधार पर लागू कर दो ना। अब ये कहते हैं कि नहीं, पहले जनगणना हो जाए तब बँटवारा। अरे भाई, बँटवारा कर दो, जनगणना होगी फिर सुधार कर लेना। आप कह रहे हैं अरे आप 27% पे मरे जा रहे हो, हम तो 60% की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे 60 जब होगा तब होगा, पहले 27 में तो बाँटो। अब आप कह रहे हो कि भाई देखो ये 10 रोटी तो यार मेरे लिए ही पर्याप्त है। हम तो चाह रहे हैं कि 100 रोटी आ जाए। अब 10 में आप बाँटने को तैयार नहीं है और 100 रोटी का ख्वाब दिखा रहे हैं। तो ये सब ठग लोग हैं, ये राजनीतिक ठग हैं। ये सामाजिक न्याय के न इनका जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय की बात, ये लोकतंत्र की बात, ये सब मंचीय बातें हैं। ये मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए मंच से केवल भाषण सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। इनको अंदर से इसके प्रति न कोई निष्ठा है। जैसे एक होता है ना ईमानदारी। जैसे देखिए, ये तो युग है कि धन बल, बाहुबल और छल कपट और झूठ का व्यापार चल रहा है राजनीति में। लोकतंत्र में बहुत दिन तक नहीं चलता है। और जैसे-जैसे समाज पढ़ा लिखा जा रहा है, हमारी एक नई पीढ़ी भी तो आ रही है। आज नई पीढ़ी हमारी, जैसे अगर किसी को अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोपियन कंट्री में नौकरी मिल जाए, टैलेंटेड आदमी हो, तो क्यों वहाँ चला जा रहा है? ऐसा नहीं कि देश प्रेम नहीं है उसको। लेकिन देश में आपने चीज़ों को इतना उलझा रखा है, इतना यहाँ झूठे लोगों का, हाँ, यहाँ जो कुछ काम नहीं करता और सबसे ज़्यादा अनैतिक काम करता है, वो सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा धनी आदमी है, और सबसे बड़ा इलाके का वो चौथ वसूलता है। वसूल रहे हैं कि नहीं, जो जहाँ है जहाँ, हाँ? आज प्रॉपर्टी का काम पूरे देश में ऐसे चौथ वसूलने वालों के हाथ में तो है, या नेताओं का संरक्षण है। तो राजनीति देखिए, लोकतंत्र में जैसे आप देखिए कि यूरोपियन कंट्री में, जैसे नाटो में सम्मिलित होने के लिए एक मिनिमम है कि आपके यहाँ लोकतांत्रिक नीति, नैतिकता, व्यवस्था कितना स्थापित है, कितनी मजबूत है। आपके यहाँ भ्रष्टाचार कितना कम है, आप लोकहित की कितनी बात कर रहे हो। आपके यहाँ नागरिक अधिकार की बात नहीं, नागरिक कर्तव्य कितना पालन कर रहे हैं। हाँ, आज तमाम जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, जिनको भाई दुनिया में भाई हम लोग तो मरने के बाद स्वर्ग ढूंढ रहे हैं, वहाँ जीते जी स्वर्ग है।
हमारे एक मित्र बता रहे थे कि स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर आप पार्क में जाएं और पर्स आपका छूट जाए, तो या तो आप दोबारा जाएं ढूंढते तो या तो पर्स आपका वहीं पार्क मिलेगा या पुलिस के यहाँ मिलेगा। हमारे यहाँ तो जेब से निकाल लेते हैं। तो ये नीति नैतिकता, ये नेताओं से और पॉलिटिकल सिस्टम से इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर हम लोकतांत्रिक इथिक्स आज लग रहा है ना कि ये सब चीज़ें बेईमानी, लोकतंत्र की चीज़ बेईमानी है। जैसे आज तो यहाँ कंपटीशन है, जैसे ये कहिए कि भाई आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, आप एक परिवार की पार्टी बनाए। अरे साहब, आपको फलानी पार्टी में लोकतंत्र दिखाई देता है। अरे भाई, उनके लोकतंत्र से या वो गैर लोकतांत्रिक है, वो तानाशाह हैं, वो डकैत हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, तो क्या लाइसेंस मिल गया कि आप भी वही होइए? लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।